इस पॉडकास्ट में अत्यंत भयावह, अशांत करने वाली और खौफनाक कहानियां सुनाई जाती हैं। ये सामग्री कमजोर दिल वालों या बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। श्रोताओं को सतर्क रहने और विवेक से काम लेने की सलाह दी जाती है। ये पॉडकास्ट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची दास्तान जो केवल आपको सुनने मिलती है दास्तान हिंदी पर। यह कहानी एक सच्ची घटना है जो हमारे सब्सक्राइबर विनायक के पिता के साथ घटी थी। तो हम इस कहानी को शुरू करने से पहले यही कहना चाहेंगे कि आप कहानी को रात 12 बजे से पहले हाइप करें और 5000 लाइक्स जरूर दें ताकि आप अगली कहानी के लिए भी तैयार रहें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई दास्तान समय पर मिल सके। 1961 का दौर था। पुणे में किराए पर घर मिलना किसी किस्मत से कम नहीं था। मैं और मेरी पत्नी सुमन कई दिनों से एक ठीक ठाक घर की तलाश में भटक रहे थे। छोटे छोटे कमरों में रहकर हम दोनों थक चुके थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई और रास्ता भी नहीं था। काफी कोशिशों के बाद हमें एक पुरानी सी इमारत में 2 कमरे किराए पर मिल गए। घर थोड़ा जर्जर था, दीवारों का रंग उखड़ा हुआ, छत पर पुराने दाग और कोनों में जमा धूल, लेकिन फिर भी हमारे लिए वही काफी था। उस घर की सबसे अजीब बात थी उसकी ऊपरी मंजिल। रसोई के कोने से एक संकरी सीढ़ी ऊपर जाती थी। ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था, इतना छोटा कि एक समय में सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा सकता था। वह दरवाजा हमेशा बंद रहता था, न जाने क्यों, लेकिन उस दरवाजे को देखते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी, जैसे कोई वहां होना नहीं चाहिए, फिर भी कोई है। शुरू शुरू में हमने उस मंजिल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर का सारा गैर जरूरी सामान वहीं रख दिया गया। पुराने ट्रंक, टूटे बक्से, कुछ बोरियां और बेकार चीजें। दिन के समय वह जगह बस एक साधारण स्टोर रूम जैसी लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती उस मंजिल का माहौल बदलने लगता। खिड़की से आती हल्की पीली रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती और वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांसें भारी लगने लगती हैं। सुमन उस जगह को कभी पसंद नहीं करती थी। वह कभी पूरी तरह ऊपर नहीं जाती थी, बस सीढ़ियों के पास से ही सामान सरका देती। बाकी का काम मुझे ही करना पड़ता था। एक शाम जब मैं काम से लौट कर आया, सुमन कुछ परेशान सी लग रही थी। उसने आते ही मुझसे पूछा, क्या तुम्हें मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली रिंग दिखी? मैंने मना कर दिया। उसने कहा कि उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन रिंग कहीं नहीं मिली। मैंने थोड़ा सोचकर कहा, कहीं ऊपर तो नहीं रख दी तुमने? मेरी बात सुनकर वह एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी नजर अपने आप उस सीढ़ी की तरफ उठ गई जो ऊपर उस बंद दरवाजे तक जाती थी। कुछ सेकंड तक वह बस वहीं देखती रही, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। नहीं, मैं ऊपर क्यों रखूंगी? उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी यकीन नहीं था। मैंने हल्के से कहा, फिर भी एक बार देख लो। शाम गहराने लगी थी। घर में हल्का अंधेरा फैल चुका था। सुमन ने रसोई की लाइट जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, जैसे हर सीढ़ी पर चढ़ने से पहले वह सोच रही हो। मैं नीचे खड़ा उसे देख रहा था। वह ऊपर पहुंची और उस छोटे लकड़ी के दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी कर्कश आवाज हुई, जैसे बहुत समय बाद उसे खोला गया हो। फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड, फिर कुछ और सेकंड। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने सोचा शायद वह रिंग ढूंढ रही होगी, लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक दबी हुई, घुटी हुई आवाज आई। ना पूरी चीख, ना रोना, जैसे किसी का मुंह दबा दिया गया हो और वह अंदर ही अंदर चीख रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं बिना सोचे समझे सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने लगा, सुमन अचानक मेरे सामने आ गई। वह तेजी से नीचे भाग रही थी। बिना कुछ देखे उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें फैली हुई और पूरा शरीर कांप रहा था। वह मुझसे लिपट गई, जैसे अभी गिर जाएगी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? ऊपर क्या है? लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। बस उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखें अब भी उसी सीढ़ी की तरफ टिकी हुई थीं। सुमन अभी भी कांप रही थी। मैंने उसे धीरे धीरे पकड़कर कमरे में लाकर कुर्सी पर बैठाया। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखें अब भी डर से फैली हुई थीं,
जैसे वह अब भी उसी मंजिल को देख रही हो जहां से वह अभी भाग कर आई थी। मैंने उसे पानी दिया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। सुमन, क्या हुआ ऊपर? मैंने धीरे से पूछा। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, वह वहां थी। कौन? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक पहचान थी, जैसे उसने किसी ऐसे को देखा हो जिसे वह बहुत पहले से जानती हो। उसके होंठ कांपे और उसने धीरे से कहा, नंदा। मैं एक पल के लिए चुप रह गया। नंदा? कौन नंदा? सुमन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह कुछ सोचने लगी, जैसे उसके दिमाग में कोई बहुत पुरानी याद धीरे धीरे जाग रही हो। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। मैंने उसे देखा। कैसे? वह ऊपर एक कुर्सी पर बैठी थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कौन? कोई औरत? सुमन ने सिर हिलाया। नहीं, वो वही थी। मतलब? उसने मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। वह मर चुकी है। मेरे शरीर में जैसे एक ठंडी लहर दौड़ गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने ठीक से देखा भी था। अंधेरा होगा, कोई परछाई रही होगी। नहीं, सुमन ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज इस बार तेज थी और उसमें डर के साथ साथ यकीन भी था। मैंने उसे साफ देखा। वो वहीं बैठी थी, झुकी हुई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। और उसने तुम्हें देखा? सुमन कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, वो मुझे नहीं देख रही थी। तो फिर तुम इतनी डर क्यों गई? अब सुमन के चेहरे पर डर के साथ कुछ और भी था, जैसे कोई बात वह छुपाना चाह रही हो। मैंने फिर पूछा, सुमन, आखिर बात क्या है? इस बार उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा उतर आया, क्योंकि वो वैसी नहीं थी। कैसी? उसने होंठ भींच लिए। उसका चेहरा। वो बोलते बोलते रुक गई। मैंने जोर देकर पूछा, क्या हुआ उसके चेहरे को? सुमन की आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। वो इंसान जैसा नहीं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक अब साफ सुनाई दे रही थी। हर सेकंड जैसे और भारी होता जा रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, तुमने शायद गलत देखा होगा। चलो, मैं खुद जाकर देखता हूं। मैं उठने ही वाला था कि सुमन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं रुक गया। मत जाओ। क्यों? वह कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बहुत धीरे से बोली, क्योंकि वो पहली बार नहीं है। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? अब सुमन की आवाज बदल चुकी थी। उसमें डर के साथ साथ एक पुरानी दबाई हुई याद उभर रही थी। मैंने उसे पहले भी देखा है। कमरे की हवा जैसे और ठंडी हो गई। कहां? सुमन ने नजरें झुका ली और बहुत धीमे से कहा, अपने बचपन में। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब साफ था कि यह सिर्फ आज की बात नहीं थी। यह कहानी बहुत पुरानी थी और शायद बहुत खतरनाक भी। सुमन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तब मैं छोटी थी, हम एक गांव में रहते थे। उसकी आवाज धीमी होती गई और मैं ध्यान से उसकी हर बात सुनने लगा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था जो वह अब बताने वाली थी वह सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि किसी डरावनी सच्चाई की शुरुआत थी। सुमन कुछ देर तक चुप रही, जैसे वह अपने भीतर दबे हुए सालों पुराने दरवाजे को धीरे धीरे खोल रही हो। उसकी आंखें अब इस कमरे में नहीं थीं। वह कहीं और चली गई थी, बहुत दूर, अपने बचपन में। तब मैं बहुत छोटी थी। उसने धीरे से कहना शुरू किया, हम दही गांव में रहते थे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ था, जैसे वह सब कुछ फिर से देख रही हो। वो गांव बहुत अजीब था। चारों तरफ खेत, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, और हमारा घर बाकी सब घरों से थोड़ा अलग, थोड़ा खाली खाली। मैं ध्यान से सुन रहा था। हम जिस घर में रहते थे वो एक पुरानी हवेली जैसा था। 3 बड़े कमरे, बीच में एक खुला आंगन और ऊपर एक मंजिल। वह रुक गई। मैंने धीरे से पूछा, ऊपर? सुमन ने सिर हिलाया। हाँ, ऊपर भी एक मंजिल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां है।
मेरे शरीर में एक हल्की सिहरन दौड़ गई, लेकिन उस मंजिल पर कोई जाता नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां हमेशा अंधेरा रहता था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सुमन आगे बोलने लगी। दिन में भी वहां पूरी रोशनी नहीं पहुंचती थी। खिड़कियां थीं, लेकिन उन्हें खोलने की मनाही थी। बड़े लोग हमेशा कहते थे, ऊपर मत जाना, खासकर आखिरी वाले कमरे में। आखिरी कमरा? हाँ, उसने धीरे से कहा। वही कोठरी। उस शब्द के साथ ही उसकी आवाज और धीमी हो गई। हम बच्चे थे तो हमें हर मना की गई चीज और ज्यादा खींचती थी। दिन में हम सब ऊपर जाते, खेलते, लेकिन जैसे ही शाम होती हम सब नीचे भाग आते। डर लगता था। सुमन हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान भी डर से भरी थी। डर तो लगता ही था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हमें उस कोठरी के बारे में बताया गया। मैं थोड़ा आगे झुक गया। क्या बताया गया? सुमन ने गहरी सांस ली। घर में एक लड़का था, हम उसे विशु काका कहते थे। उसका नाम लेते ही सुमन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा हमें डराता था, अजीब अजीब कहानियां सुनाता था, लेकिन एक दिन उसने जो बताया वो हम कभी नहीं भूल पाए। कमरे की हवा जैसे और भारी हो गई। उसने कहा कि उस कोठरी में एक आत्मा रहती है। मेरे गले में कुछ अटक गया। किसकी आत्मा? सुमन ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। एक ऐसे आदमी की जिसे उसी घर में मारा गया था। मेरी सांसें हल्की सी रुक गई। विशु काका ने बताया कि कई साल पहले उस घर में 4 भाई रहते थे। उनमें से एक सौतेला था, बाकी 3 सगे। किसी बात पर उनका झगड़ा हुआ और तीनों ने मिलकर उस एक को इतना मारा कि वो मरने के कगार पर पहुंच गया। सुमन की आवाज अब और धीमी हो गई। वो किसी तरह भागकर ऊपर गया और उसी कोठरी में खुद को बंद कर लिया। कमरे में घड़ी की टिक टिक फिर से सुनाई देने लगी। तीनों भाई उसके पीछे नहीं गए। उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मेरे हाथ अपने आप कस गए। वो आदमी कई घंटों तक उस बंद कमरे में पड़ा रहा। सुमन की आंखें अब खाली हो चुकी थीं और फिर वहीं मर गया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। विशु काका कहता था कि तब से उस कोठरी में उसकी आत्मा भटकती है और जो भी वहां अकेला जाता है। सुमन ने मेरी तरफ देखा। वो वापस वैसा नहीं लौटता। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। तुम लोग फिर भी वहां जाते थे? सुमन ने हल्का सा सिर हिलाया। दिन में हाँ, लेकिन उस आखिरी कमरे के पास कोई नहीं जाता था। वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर बहुत धीरे से बोली, लेकिन एक थी जो उस कमरे से कभी नहीं डरती थी। मैंने तुरंत पूछा, कौन? सुमन की नजरें धीरे धीरे नीचे झुक गईं और उसके होंठों से एक नाम निकला, नंदा। कमरे में फिर से वही ठंडा सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी ने उस नाम को सुनते ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी हो। सुमन की आवाज अब धीमी हो गई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। नंदा हम सबसे अलग थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। वो हमारी ही उम्र की थी, शायद हमसे 1-2 साल बड़ी, लेकिन उसका रहन सहन, उसका व्यवहार, सब कुछ हमसे अलग था। कैसे? सुमन ने हल्की सांस ली। जहां हम सब बच्चे खेलते थे, शोर मचाते थे, वहीं नंदा हमेशा चुप रहती थी। वो कभी खुलकर हंसती नहीं थी, कभी किसी से लड़ती नहीं थी, और सबसे अजीब बात, वो कभी डरती नहीं थी। कमरे में हल्की हवा चली। खिड़की का पर्दा थोड़ा हिला। घर में उसके साथ बर्ताव भी अलग था। अलग मतलब? जैसे वो घर की बच्ची नहीं थी, बस एक काम करने वाली थी। मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। वो हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी। बर्तन धोना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, और अगर कभी हम उसे खेलने के लिए बुलाते भी तो वो कुछ देर हमारे साथ रहती, फिर अचानक उठकर चली जाती। क्यों? सुमन ने धीरे से कहा। क्योंकि उसे डर रहता था कि कोई उसे बुला रहा होगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन अजीब बात यह थी। क्या? उसे उस कोठरी से बिल्कुल डर नहीं लगता था। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मतलब? हम सब उस कमरे का नाम सुनते ही डर जाते थे, लेकिन जब मैंने उसे वो कहानी सुनाई तो वो बस मुस्कुरा दी। मुस्कुरा दी? हाँ,
सुमन की आवाज में अब भी हैरानी थी। उसने कहा, अगर तुम कहती हो तो होगा कुछ, लेकिन हमें वहां नहीं जाना चाहिए, बस इतना। हाँ। और उसके चेहरे पर डर का एक भी भाव नहीं था। कमरे की हवा जैसे और ठंडी हो गई। उस दिन के बाद मुझे नंदा और भी अजीब लगने लगी। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी बिना वजह ऊपर चली जाती थी। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। अकेली? हाँ, अकेली। और कई बार जब वो नीचे लौटती थी, सुमन की आवाज हल्की कांप गई तो उसका चेहरा बदला हुआ होता था। मैंने तुरंत पूछा, कैसा? जैसे वो बहुत डरी हुई हो। लेकिन तुमने तो कहा वो डरती नहीं थी। सुमन ने मेरी तरफ देखा। वो हमसे नहीं डरती थी, उस कोठरी से नहीं डरती थी। वह एक पल रुकी, लेकिन कुछ था जिससे वो भी डरती थी। मेरे गले में सूखापन महसूस हुआ। क्या? सुमन ने धीरे से सिर हिलाया। पता नहीं, कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर सुमन ने आगे कहना शुरू किया। एक दिन दोपहर का समय था। घर में सब अपने अपने काम में लगे थे और मैं अकेली ऊपर चली गई। मैं थोड़ा आगे झुक गया। क्यों? शायद बस ऐसे ही, या फिर उस कोठरी को देखने। उसकी आवाज अब और धीमी हो गई। मैं धीरे धीरे उस आखिरी कमरे के पास पहुंची। कमरे की घड़ी की टिक टिक अब और तेज लगने लगी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मेरी सांस हल्की सी रुक गई और अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। कैसी आवाज? सुमन की आंखें फैल गईं, जैसे कोई कपड़े घसीट रहा हो या कुछ ढूंढ रहा हो। मेरे हाथ अपने आप कस गए। मैंने हिम्मत करके अंदर झांका। वह रुक गई। मैंने धीरे से पूछा, और सुमन की आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। वहां कोई था? कमरे में अचानक जैसे हवा थम गई। कौन? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। वो नंदा थी। मैं एक पल के लिए चुप रह गया। वो उस कमरे में क्या कर रही थी? सुमन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वो झुकी हुई थी और फर्श पर कुछ ढूंढ रही थी। क्या? पता नहीं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर सुमन ने बहुत धीमे से कहा, लेकिन उसके हाथ। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ उसके हाथों को? सुमन के होंठ कांपने लगे। वो बहुत अजीब तरीके से हिल रहे थे। कमरे में फिर से वही ठंडी हवा फैल गई, जैसे वो देख नहीं पा रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और तभी सुमन ने आंखें बंद कर ली। मैंने उसे आवाज दी। कमरे में एक पल को बिल्कुल खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ उसी पल पर रुक गया हो। नंदा। जैसे ही मेरे मुंह से उसका नाम निकला, वो हरकत जो अब तक फर्श पर झुकी हुई चल रही थी, अचानक रुक गई। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। ना सरसराहट, ना सांस, ना कोई आवाज, बस एक अजीब सा ठहरा हुआ सन्नाटा। मेरे कानों में अपनी ही धड़कन गूंजने लगी। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की, लेकिन नजरें हट भी नहीं रही थीं। नंदा, तुम क्या ढूंढ रही हो? इस बार मेरी आवाज पहले से भी धीमी थी, जैसे खुद मुझसे ही डर रही हो। कुछ सेकंड बीते, फिर बहुत धीरे धीरे उसका कंधा हिला। ऐसा लगा जैसे किसी जंग लगे खिलौने को किसी ने मोड़ दिया हो। एक झटका और फिर रुकावट। उसके बाद वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी, लेकिन उसका मुड़ना बिल्कुल सामान्य नहीं था। पहले उसका कंधा घूमा, फिर गर्दन, और गर्दन कुछ ज्यादा ही मुड़ गई, इतनी कि वो असंभव लगने लगी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। मैं भागना चाहती थी, लेकिन शरीर वहीं जड़ हो गया था। और फिर वो पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसका चेहरा देखा और उसी पल मेरी सांस रुक गई। वो नंदा नहीं थी, या शायद थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी मैं उसे जानती थी। उसका चेहरा सफेद नहीं, बल्कि राख जैसा धूसर था। त्वचा सिकुड़ी हुई, जैसे कई दिनों से पानी न मिला हो। गाल अंदर धंसे हुए और आंखें पूरी तरह बंद थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रही हो। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं पीछे हटना चाहती थी, तभी उसके होंठ धीरे धीरे खुलने लगे। एक सूखी फटी हुई आवाज निकली, तू आ गई। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई।
ये आवाज नंदा की नहीं थी, ये किसी और की थी, बहुत गहरी, बहुत भारी और बहुत पुरानी। मैंने हिम्मत जुटाकर एक कदम पीछे लिया। तभी उसका हाथ तेजी से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन वो हाथ सामान्य नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं, असामान्य रूप से पतली, और उनके नाखून लकड़ी पर घिसते हुए आवाज कर रहे थे। मत जा, उसने फिर कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज के साथ कमरे के कोनों से भी फुसफुसाहट आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे वही शब्द दोहरा रहे हों। मत जा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं पूरी ताकत से चिल्लाई और बिना पीछे देखे भागी, सीढ़ियों से नीचे, आंगन से होते हुए सीधे घर के बाहर। मेरे कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, तू आ गई। और उस आवाज के पीछे एक और हल्की आवाज, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, मुझे यहां से निकालो। मैं बाहर आकर भी रुकी नहीं जब तक सांस पूरी तरह टूट नहीं गई। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी उस कोठरी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था वहां सिर्फ नंदा नहीं थी, वहां कुछ और भी था जो नंदा के अंदर छिपा हुआ था। सुमन कुछ देर तक चुप रही। उसकी सांसें अब भी भारी थीं, जैसे वो अभी भी उसी कोठरी से भागकर आई हो। मैंने धीरे से पूछा, फिर तुमने किसी को बताया? सुमन ने सिर हिलाया। नहीं, उस दिन नहीं। क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सी समझ थी, क्योंकि मुझे लगा कोई मानेगा ही नहीं। कमरे में हल्का सन्नाटा फैल गया, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। मैं ध्यान से सुनने लगा। घर का माहौल अचानक अजीब हो गया। कैसे? बड़े लोग फुसफुसाकर बातें करने लगे, जैसे कुछ छुपा रहे हों, जैसे घर में कुछ ऐसा हो रहा हो जो हमें नहीं पता चलना चाहिए। और नंदा, सुमन ने गहरी सांस ली। वो पहले से भी ज्यादा चुप हो गई थी। मतलब वो अब हम बच्चों के पास भी कम आने लगी, और जब भी आती तो बस कुछ पल के लिए, फिर अचानक गायब हो जाती। कहाँ जाती थी? सुमन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। ऊपर। मेरे शरीर में फिर वही ठंडक दौड़ गई। अकेली? हाँ, हमेशा अकेली। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सुमन ने धीरे धीरे कहा, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा था कि वो वहां क्यों जाती थी। मैं थोड़ा आगे झुक गया। क्यों? सुमन ने नजरें झुका लीं, क्योंकि वो कभी अकेली नहीं होती थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब? उसने बहुत धीरे से कहा। वहां कोई और भी था। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। कौन? सुमन ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड लिए। विशु काका। मैं चौंक गया। वो? हाँ। सुमन की आवाज अब गंभीर हो गई थी। वो अक्सर घर से बाहर रहता था, लेकिन जब भी होता तो किसी न किसी बहाने ऊपर जाता था। और नंदा, वो भी उसी समय वहां पहुंच जाती थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अब धीरे धीरे चीजें साफ होने लगी थीं। तुमने उन्हें साथ में देखा था? सुमन ने हल्का सा सिर हिलाया। एक बार। मेरी सांस रुक गई। कब? उसी दिन जब मैंने नंदा को कोठरी से बाहर आते देखा था। क्या हुआ था? सुमन की आंखों में फिर वही डर लौट आया। मैं ऊपर जा रही थी और वो अचानक अंदर से भागती हुई बाहर आई। नंदा? हाँ, लेकिन वो बहुत घबराई हुई थी। और विशु? वो अंदर था। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने तुम्हें देखा? शायद। और? नंदा ने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे खींच लाई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद सुमन की आवाज और धीमी हो गई। घर में सब कुछ बदल गया। कैसे? बड़े लोग नंदा पर गुस्सा करने लगे, उसे डांटते, मारते। क्यों? क्योंकि उन्हें सब पता चल गया था। मेरे गले में सूखापन आ गया। क्या? सुमन ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, नंदा अकेली नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब? सुमन की आंखें भर आईं। वो मां बनने वाली थी। कमरे में जैसे समय रुक गया। कुछ सेकंड तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। और सुमन ने नजरें झुका ली।
और वो बच्चा किसका था ये सबको पता था। मैंने धीरे से कहा, विशु का। सुमन ने सिर हिलाया। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। उसके बाद सुमन की आवाज कांपने लगी। घर के लोग उसे और ज्यादा सताने लगे और विशु वो अचानक गायब हो गया। मेरे अंदर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ और नंदा। सुमन ने आंखें बंद कर ली। एक रात उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। हमें सब बच्चों को घर से दूर खेतों में भेज दिया गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्यों? सुमन ने धीरे धीरे कहा, ताकि हम कुछ देख ना सकें। कमरे में फिर से वही ठंडा सन्नाटा फैल गया और जब हम वापस आए वह रुक गई। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ था? सुमन की आंखों से आंसू निकल आए। घर में बहुत सन्नाटा था और नंदा। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीमे से बोली, वो अब नहीं थी। मेरे पूरे शरीर में जैसे बर्फ जम गई। कमरे में घड़ी की टिक टिक फिर गूंजने लगी, लेकिन अब हर टिक के साथ एक ही सवाल उठ रहा था। अगर नंदा मर चुकी थी तो फिर उस दिन कोठरी में सुमन ने किसे देखा था? कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मैं सुमन की बात सुनकर अंदर तक सिहर गया था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। सुमन ने धीरे धीरे अपनी आंखें पोंछी और फिर बोली, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि नंदा मर चुकी है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसे कहीं बंद कर दिया गया है, जैसे पहले भी कई बार करते थे। उसकी आवाज अब फिर से धीमी हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह रुक गई। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ? सुमन ने गहरी सांस ली। एक दोपहर मैं फिर ऊपर चली गई। मेरे हाथ अपने आप कस गए। अकेली? हाँ। क्यों? सुमन ने धीमे से कहा, शायद मैं जानना चाहती थी कि सच क्या है। कमरे में हल्की ठंडक फैल गई। मैं धीरे धीरे उस कोठरी के पास पहुंची। उसकी आंखें फिर उसी डर से भर गईं। दरवाजा आधा खुला था। मेरी सांस अटक गई और अंदर कुछ हरकत हो रही थी। कैसी? जैसे कोई फर्श पर कुछ ढूंढ रहा हो। मेरे दिमाग में वही पुरानी तस्वीर उभर आई। मैं दरवाजे के पास गई और अंदर झांका। वह रुक गई। कमरे में घड़ी की टिक टिक और तेज लगने लगी। वहां नंदा थी। मेरे शरीर में एक झटका लगा, लेकिन सुमन की आवाज कांप गई। इस बार कुछ अलग था। क्या? वह धीरे धीरे बोलने लगी। वो पहले की तरह ही झुकी हुई थी, फर्श पर हाथ फेर रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। लेकिन उसका शरीर, सुमन की आंखें फैल गईं। बिल्कुल ठंडा लग रहा था। मेरे गले में सूखापन आ गया। मैंने उसे आवाज दी, नंदा। कमरे में जैसे वो शब्द गूंज उठा। वो नहीं रुकी। फिर मैं थोड़ा और आगे गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और मैंने उसका कंधा छुआ। मैंने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। जैसे ही मैंने उसे छुआ, सुमन की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। मेरा हाथ तुरंत पीछे हट गया। क्यों? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वो बर्फ की तरह ठंडी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे उसमें जान ही नहीं थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर मैंने हिम्मत करके उसका चेहरा देखने की कोशिश की। मेरी धड़कन अब जोर से सुनाई दे रही थी और जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ी, सुमन के होंठ कांपने लगे। मैं जम गई। क्यों? उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, क्योंकि वो नंदा नहीं थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा, वो रुक गई, पूरा सूखा हुआ, झुर्रियों से भरा, जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत हो। लेकिन वो तो बच्ची थी। हाँ, सुमन ने कांपते हुए कहा। और उसकी आंखें? मैंने धीरे से पूछा। क्या? बंद थी? लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रही हो। मेरे गले में कुछ अटक गया और तभी सुमन की आवाज और धीमी हो गई। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ कांप गए। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी और वो मुझे छूने वाली थी। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। मैं डर के मारे पीछे हट गई और भागकर नीचे चली आई। फिर मैंने घर में सबको बताया। उन्होंने क्या किया? सुमन की आंखों में एक अजीब सा भाव आया। कुछ भी नहीं। मतलब?
सब चुप हो गए। कमरे में जैसे हवा भी रुक गई। दादी बस एक ही बात दोहराती रही। क्या? सुमन ने बहुत धीमे से कहा। शिव, शिव, शिव। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई और किसी ने भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद सुमन की आवाज धीमी हो गई। ऊपर की मंजिल को ताला लगा दिया गया। मेरी धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन तभी सुमन ने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। मेरे अंदर फिर वही डर जाग गया। क्यों? सुमन की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। क्योंकि उस रात से वह रुक गई। ऊपर से आवाजें आने लगी थीं। सुमन की आखिरी बात के बाद कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। आवाजें? मैंने धीरे से पूछा। उसने सिर हिलाया। हाँ, उस रात से हर रात मेरे अंदर एक बेचैनी उठने लगी। कैसी आवाजें? सुमन की आंखें धीरे धीरे ऊपर उठीं, जैसे वो फिर उसी मंजिल को देख रही हो। पहले तो बहुत हल्की, जैसे कोई चल रहा हो। मेरी सांस रुक गई। फिर जैसे कोई लकड़ी पर नाखून घसीट रहा हो। कमरे में बैठे बैठे ही मेरे हाथों में सिहरन दौड़ गई और कभी कभी वह रुक गई। कभी कभी किसी के रोने की आवाज मेरे गले में सूखा बना गया। रोने की? हाँ, सुमन की आवाज अब कांप रही थी, धीमी, घुटी हुई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। घर के बड़े लोग सब सुनते थे, फिर भी कोई ऊपर नहीं जाता था। क्यों? सुमन ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि उन्हें पता था ऊपर क्या है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या? सुमन ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली। हर रात वही आवाजें, कभी कदमों की, कभी खरोंचने की, और कभी वह रुक गई। मैंने धीरे से पूछा, कभी क्या? सुमन की आवाज अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। कभी कोई नाम लेता था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसका नाम? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। तुम्हारा? हाँ। कैसे? सुमन ने आंखें बंद कर लीं। बहुत धीरे, बहुत पास से, जैसे कोई मेरे कान के ठीक पीछे खड़ा हो। कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और सिर्फ मेरा ही नहीं, सुमन फिर बोली, कभी कभी वो नंदा भी पुकारता था। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, जैसे कोई उसे ढूंढ रहा हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक रात सुमन की आवाज फिर बदली। आवाजें बहुत तेज हो गईं। कैसी? जैसे कोई ऊपर भाग रहा हो और कुछ गिर रहा हो, जैसे बक्से घसीटे जा रहे हों। मेरी सांसें तेज हो गईं। घर के सब लोग जाग गए, लेकिन कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। कमरे में घड़ी की टिक टिक अब बहुत तेज लग रही थी। और फिर सुमन की आवाज कांपने लगी। एक चीख आई, मेरे हाथ कस गए। किसकी? सुमन ने धीरे धीरे कहा। वो नंदा की थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वही आवाज जो मैंने उस दिन कोठरी में सुनी थी। कमरे में अब जैसे हवा भी भारी हो गई थी। उसके बाद वह रुक गई। क्या? सब कुछ एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे, लेकिन सुमन ने धीरे से कहा, वो शांति और भी डरावनी थी। मैंने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? सुमन ने मेरी तरफ देखा। अगले दिन ऊपर का दरवाजा अपने आप खुला हुआ मिला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ताला टूटा हुआ था। मेरे गले में सूखापन आ गया और सीढ़ियों पर वह रुक गई। क्या? सुमन की आंखें फैल गईं। मिट्टी नहीं थी, वो गीली थी, जैसे कोई ऊपर से नीचे आया हो। कमरे में अचानक सन्नाटा और गहरा हो गया, और उन गीले निशानों के साथ सुमन की आवाज बहुत धीमी हो गई। कुछ खरोंच के निशान भी थे। मेरे शरीर में झटका सा लगा, जैसे कोई घसीटते हुए नीचे आया हो। मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन सबसे डरावनी बात सुमन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो ये थी कि वो निशान
सीधे हमारे कमरों की तरफ आ रहे थे। टॉर्च की रोशनी बुझते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल के लिए ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस एक भारी घुटा हुआ सन्नाटा। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने कांपते हाथों से फिर टॉर्च जलाने की कोशिश की। टक टक, स्विच दबा, रोशनी जली और कमरा खाली था। ना कोई कुर्सी, ना कोई आकृति, ना सुमन। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन, मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं। मैं तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा, नीचे पहुंचा। सुमन वहीं बैठी थी, उसी कुर्सी पर जहां मैंने उसे पहले छोड़ा था। वो बिल्कुल शांत थी, जैसे कहीं गई ही ना हो। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। तुम नीचे कैसे आई? उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। मैं कहीं गई ही नहीं। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। लेकिन तुम तो अभी ऊपर। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम अकेले गए थे। मेरे हाथ कांपने लगे। कुछ देर तक हम दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देखो। मेरी नजर उसके हाथ पर गई और उसी पल मेरी सांस रुक गई। उसकी हथेली में वो एम्ब्रॉयडरी वाली रिंग थी, वही जो खो गई थी, वही जिसे वो ढूंढ रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, ये कहाँ मिली? सुमन ने धीरे धीरे जवाब दिया, ऊपर। कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका चला। मेरी नजरें अपने आप सीढ़ियों की तरफ उठ गईं। ऊपर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था। कर, वही पुरानी आवाज। दरवाजा बंद हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उस सन्नाटे में मुझे अब भी एक बहुत हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मिल गया, जैसे कोई अब भी वहीं ऊपर इंतजार कर रहा हो।